नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में कई खिलाड़ियों के ग्रेड सी और डी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट रद्द किए जाने की खबर। खेल विभाग ने जारी की सूची, 76 खिलाड़ियों का नाम। यमुनानगर नगर निगम के चुनाव को लेकर आपके 3 पार्षद प्रत्याशियों ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने भी दिया बयान। यमुनानगर से भाजपा की मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी के सरनेम को लेकर बड़ा विवाद। रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंची शिकायत, उम्मीदवार ने लगाया आरोप। फरीदाबाद में कलयुगी बेटे ने पिता को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। पिता की डांट से था नाराज, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। और फरीदाबाद में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला अपने अंतिम पड़ाव में। मेले में पहुंची महिलाओं ने बीन वादक कलाकारों की बीन पर जमकर किया डांस। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा में कई खिलाड़ियों के ग्रेड सी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कई खिलाड़ियों के डी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी रद्द किए गए हैं। खेल विभाग की तरफ से इस संबंध में एक सूची जारी की गई है, जिसमें 76 खिलाड़ियों के नाम का जिक्र है। हरियाणा खेल विभाग के उपनिदेशक की ओर से जारी ये सूची में अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार के खेल बोर्डों को संबोधित किया गया है। इसमें लिखा गया है कि आपको ये निर्देश दिया जाता है कि आपके दफ्तर ने हरियाणा के कई खिलाड़ियों को ग्रेड सी और डी ग्रेड के सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जो निदेशालय में गठित ग्रेडेशन वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा विभागीय नीति के नियमों के खिलाफ पाए गए हैं, इसलिए इन्हें रद्द किया जाता है। और अब बात निकाय चुनाव की करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में नगर निगम चुनाव को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। यहां आपके 3 प्रत्याशियों ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने महागठबंधन की बात करते हुए सभी 22 वार्डों के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने की बात कही है। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने जो साझा मोर्चा तैयार किया है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, लोकल भाईचारे के आधार पर बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं, तो उसके लिए हमारा मोर्चा है। 22 के 22 कैंडिडेटों का पूरा समर्थन हमारा है। मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे, जहां जिसका निशान होगा उसको जिताएंगे। मेरी अपील है हमारे पत्रकार बंधुओं से भी कि आपका भी समर्थन हमें चाहिए और समाज का भी समर्थन हमें मिल रहा है। पत्रकारों का समर्थन मिल जाएगा तो हम नंबर 1 पे आ जाएंगे और हमारी मेयर एडवोकेट मधु चौधरी जीत करके आएगी। ये मेरी अपील है, क्योंकि हमारा ये गठबंधन जीतेगा और हम बड़ी टक्कर लेकर के बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, आज हमारे पास रात को मैसेज आया था कि आम आदमी पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना समर्थन दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बीएसपी से गठबंधन है। हमारे 22 वार्डों के अंदर 3 जो वार्ड हैं, जिसमें से 3 वार्डों पे आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट खड़े किए हैं। कौन कौन से? एक तो मैं हूं, जिसका कि वार्ड नंबर 18 है फरकपुर से। एक रचना दड़वा जी हैं, उनका वार्ड नंबर 11 है। और एक रुक्मिणी कश्यप, वार्ड नंबर 22 है। इनमें से पार्टी के ऑथराइज्ड और पार्टी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने इनको जो है ऑथराइज किया है, अपनी पार्टी का सिंबल दिया है और उसी सिंबल पे हम ये तीनों कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में करनाल में वार्ड नंबर 11 से आजाद प्रत्याशी गिन्नी ने अपना समर्थन देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक आजाद प्रत्याशी गिन्नी विर्क ने अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी संजीव मेहता को देने की बात कही है। वहीं उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेने का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि गिन्नी विर्क की पत्नी पूर्व पार्षद रह चुकी है और इस बार वो खुद चुनावी मैदान में थे। इससे पहले गिन्नी विर्क भाजपा में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उनको छोड़ा था, मेरी गलती थी। आज मैं बिना शर्त के पश्चाताप करके वापस आ रहा हूँ। जी जी 1 बजे 11 हो गए।
हो गए जी बिल्कुल। तो हाथ उठा के दिखाओ ना भाई, हाथ उठा के दिखाओ ना भाई। क्या हो चुके हैं गिन्नी भाई साहब। अब और पहले आपने चौमू की विकास किया, अब दोनों भाई चौमू ज्यादा विकास कर पाएंगे। 100% ये तो होती है, जहाँ एक है, दो हो जाए, तीन हो जाए, काम तो ज्यादा करती है। अभी आपके साथ और कितने 1 और 11 होने वाले हैं, क्योंकि आप तो कांग्रेस में रहे हैं, पता है आपको, जानकारी होगी ना। मेरे को कोई जानकारी, मेरे को तो अपनी जानकारी है। गिन्नी जी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, पार्टी से ऊपर दोस्ती कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। 100% दोस्ती से सबसे ऊपर बारी है जी। सिर्फ जम्मून जी करके ये काम। से क्या अपील करेंगे? मैं तो कहता हूँ सारे वार्डों में अपने भाईचारे का ऐसी मिसाल कायम करें और पूरा एक संदेश जाए चंडीगढ़ तक जम्मून जी के नाम का। गिन्नी अभी भाजपा में नहीं आया, अभी तो उन्होंने जो उनके आगे बात रखी थी हमने, उस बात पे उसने पूर्णत की है। मैं अपने माननीय जगमोहन जी के आगे, जिलाध्यक्ष जी के आगे, मनोहर लाल जी के आगे बात करूंगा। उस संगठन का फैसला है कि गिन्नी जी को पार्टी में जाना, पर जो गिन्नी जी ने एक अच्छा काम भाईचारे की मिसाल पैदा की है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मुझे भी मान हुआ प्रभारी होने के नाते आज उन्होंने ये एक जो सर्वसहमति से किया है, और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरे वार्ड भी इसको फॉलो करेंगे। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है। बात करनाल जिले की करें तो करनाल में माहौल दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने चुनाव को लेकर तमाम अपडेट साझा की है, देखिएगा। नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और इस बीच दो वार्ड ऐसे जिनके जो सामने बीजेपी प्रत्याशी के सामने दो दावेदार खड़े हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेने का फैसला किया है और बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन देने की बात कही है। वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 8, जहां कल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के जो है बड़े बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हुए, तो वहीं आज भाजपा को समर्थन दे दिया उन प्रत्याशियों ने जो या तो आजाद चुनाव लड़ रहे थे या फिर वो कभी बीजेपी में हुआ करते थे। ऐसे ही गिन्नी विर्क जो वार्ड नंबर 11 से कभी बीजेपी में हुआ करते थे, फिर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए, जिसके बाद उनकी नजदीकियां भाजपा के नेताओं के थोड़ी खटास आ गई, उनकी नजदीकियों में बातचीत कम हो गई, बातचीत होना ही बंद हो गया। आज उन्होंने जो है भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। ये वो दो वार्ड है जहां पर जो है अब चुनाव ना होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि सर्वसम्मति से जो दूसरा प्रत्याशी है वो बैठ गया है। सिर्फ दो प्रत्याशी हैं, एक जो है वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 8 से भाजपा के ही प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी चुनाव को लेकर, जो मतदान होगा, मतदान के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, तो वही आजाद प्रत्याशी बैठ रहे हैं, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा में करनाल में पूरी टक्कर है, चाहे वो मेयर की बात हो या फिर पार्षद पद के उम्मीदवारों की। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार सुमन बहमनी के सरनेम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इसको लेकर रिटर्निंग अधिकारी तक शिकायत भी पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सफाई देते हुए भाजपा की मेयर प्रत्याशी ने कहा कि उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि इस मामले में अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और उनके सरनेम को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। मैं हमेशा जो दबा कुचला समाज है या जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वो अपनी कुछ हालात की वजह से नहीं उठा सकता, वह मैं ऐसा उठाता रहा हूँ। अब ये मेयर का चुनाव आया, इस मेयर के चुनाव में भी अब अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आए, तो मैं उस तमाशे को देखने के लिए डीसी ऑफिस में गया। जब मैं डीसी ऑफिस में गया तो वहाँ पे सुमन बहमनी जी की बड़ी भीड़ के साथ वो फार्म भर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग पीछे खड़े होकर चर्चा कर रहे थे कि ये सुमन बहमनी नहीं, ये सुमन वर्मा है। और उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भी दिखाए, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कागज़। और मेरा भी शक पैदा हो गया उस बात पे, मेरे मन में भी शंका पैदा हुई कि भाई जिसको हम सुमन बहमनी के नाम से जान रहे हैं, वो आज तक सुमन वर्मा के नाम को क्यों छुपाते रहे। वो इतने बड़े पद पे रहे, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को सुमन वर्मा नहीं कहा, वो वहाँ भी अपने आप को सुमन बहमनी कहते रहे। तो मैं आज आपके माध्यम से इस पूरे यमुनानगर के समाज को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मसला है ये, और ये तो देश का भी है।
वार्ड नंबर 1 से किसी ने शिकायत दी है कि सुमन बहमनी के बजाय उनका कागजों में नाम सुमन वर्मा है और वो प्रचार प्रसार भी सुमन बहमनी के नाम से कर रहे हैं, जो कि एक मिसनोमर है। तो प्रत्याशी से उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जैसा उनका जवाब आएगा उसके बेस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करती जाएगी। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ किसी ने छापी है पार्टी के, मेरी वो इज्जत को के ऊपर आंच लगाने के लिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पैदाइशी चमार जाति से ही पैदा हुई हूँ और जो मेरे फादर हैं वो जेल में सुपरिटेंडेंट रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट के। एसपी की बराबर की पोस्ट होती है, वो गलत काम तो वो भी नहीं कर सकते। हम 5 बहन भाई हैं, पांचों के 5 गजेटेड ऑफिसर हैं। बड़े भाई मेरे एक्शन रिटायर हुए हैं बहादुरगढ़ से। मेरी छोटी बड़ी बहन है, वो अपने डॉक्टर रही हैं, MBBS डॉक्टर। और जो मेरे उससे बड़े ब्रदर हैं वो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो क्या सारे ऐसी नहीं है? गलत बात है। तो ये किसी ने गलत प्रचार किया है। एक कागज़ में किसी वजह से टेक्निकल प्रिंट की वजह से अगर वर्मा लिख के आ गया तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर अपराध जगत से जुड़ी है। फरीदाबाद में एक कलयुगी बेटे के द्वारा अपने पिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला नवीन नगर का है। इधर मकान मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस इस घटना की जांच शुरू कर चुकी है और नाबालिग बेटे को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पिता की जेब से पैसे चुराने और पढ़ाई के लिए डांटने से नाराज होकर बेटे ने बंद कमरे में पिता को जिंदा जला दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई पुलिस की तरफ से अमल में लाई जा रही है। ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो मौके पे फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझा कर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, भाई एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। इस मामले में मुख्यतः यही बात आई है, ये लड़का शरारती किस्म का था। इसने पहले भी कई महीना पहले अपने पिता के 50,000 रुपये चुराए थे और उसके बाद ये पैसे वैसे उसकी हरकत उसकी करता रहता था और उसका पिता जब उसको कहता था पढ़ाई के लिए तो उसमें जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं था और इस वजह से वो उसका पिता उसको थोड़ा बहुत डांटता था। इससे तंग आकर के कल सवेरे भी उसके पिता ने उसको थोड़ी डांट लगाई थी। वो इसी बात से जो ना रंजिश रखे हुए था। खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद पुलिस की तरफ से इन 3 चोरों को शहर भर में घुमाया गया है। इनकी परेड निकाली गई है। जानकारी के मुताबिक सर छोटू राम चौक से लेकर घटना स्थल तक इन चोरों की परेड करवाई गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पहले ज्वेलरी शोरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद नाकाम होने पर गारमेंट्स के शोरूम को अपना निशाना बनाया था और चोरी की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए इन 3 चोरों को काबू कर लिया है और इनसे आगे की पूछताछ जल्द की जाएगी। ये 17 फरवरी 2025 को सुबह सुबह हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एक गारमेंट्स की शॉप है जेनेक्स फैशन के नाम से। इसमें कुछ ताला तोड़ के चोरी की गई है। तुरंत मामला संज्ञान में आने पे SHO द्वारा और जो भी IO था तुरंत मौके पे पहुँचे और इसमें उचित कार्रवाई की गई और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको शाम तक, कल सुबह की वारदात है तो शाम तक उनको काबू किया गया। सर कहाँ के थे लोग? ये लोग 3 लोग हैं, 2 लड़के ये मंगलेश्वर माजरी के हैं और एक लड़का ये गुजर माजरी का है। तो सर क्या इनके पहले भी कोई इस तरह के घटनाक्रम? अभी इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और अगर पहले के कोई मामले होंगे, कोई वारदात की होगी तो उसका भी खुलासा किया जाएगा।
सर 2 बाइकें भी इस्तेमाल करी गई, किस तरह की बाइक थी, इनकी थी या चोरी? नहीं, अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इनके द्वारा एक ही बाइक यूज़ की गई है। दूसरी बाइक जो है वो डाउटफुल थी, वो किसी और की है, उसके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। ये एक ही बाइक पे आए थे जो अपाचे बाइक है, और उस बाइक को गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने में पाया गया कि ये बाइक बिहार से 2021 में चोरी हुई है। तो इस एंगल पे भी जांच की जा रही है, और इस बाइक पे इन्होंने जो नंबर थे वो भी फर्जी लगा रखे थे, उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ पर बयान देने और इस पूरे मामले पर अब विवाद खड़ा होने को लेकर भाजपा नेता हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनेगा। 55 करोड़ लोग इस देश के वहां पर अब तक स्नान कर चुके हैं। 2.5 पाकिस्तान बनते हैं, 2.5 पाकिस्तान की 20 करोड़ है पॉपुलेशन। 55 करोड़ लोग, तो सनातन किस प्रकार से उभर रहा है देश में। इस बार 31 दिसंबर को पहली बार मैंने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी गए, कितनी बड़ी संख्या में लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी की अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू ना होने से किसान और मजदूर परेशान हैं। किसानों में भारी रोष है। इसको लेकर किसानों और मजदूरों ने अस्थायी कैंटीन जल्द शुरू करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक श्रमिक, किसान और आड़ती अब तक अपने लाभ से वंचित हैं। कैंटीन शुरू अब तक नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि वो कई बार कैंटीन के प्रपोजल को लेकर अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब तक मंडी में अटल मजदूर कैंटीन को शुरू नहीं किया गया है। हमारे चरखी दादरी के वर्तमान विधायक सुनील जी सतपाल सांगवान मंडी दौरे के दौरान हमने आड़तियों ने और किसान मजदूरों ने उनके समक्ष एक मांग पत्र सौंपा था, उनसे एक मांग की थी। हमारी अनाज मंडी में और मंडियों की तरह अटल किसान मजदूर कैंटीन नहीं है, उनको भी नियमित रूप से शुरू किया जाए, जिससे कि आने वाले किसान को, मजदूर को, आड़ती को मात्र 10 रुपये में खाना मिलता है, और वो अनाज मंडी के अंदर ही अगर उपलब्ध है तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सरकार की पॉलिसी के अनुसार हरियाणा की अधिकतर मंडियों में ये कैंटीन योजना लागू है। हम विधायक के माध्यम से सरकार तक के बात पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो ये डिमांड है इसको समय किसान ये फसल आने से पहले अगर शुरू किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे सूरजकुंड मेले का। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगातार जारी है और अपने अंतिम पड़ाव में भी है। इसी कड़ी में दूर दराज इलाकों से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक रोजाना मेले में पहुंचकर लुत्फ उठा रहे हैं और कलाकारों की प्रस्तुति और हस्तशिल्पकारों की कला को निहार रहे हैं। वहीं इस बीच लोक कलाकारों ने सूरजकुंड मेले में जमकर समा बांधा है। इस दौरान मेले में पहुंची युवतियों और महिलाओं ने बीन वादक कलाकारों की बीन पर जमकर डांस भी किया है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।